देखिए, मैंने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आपको बताया था कल। बंगाल में जब बंगाल का पार्टीशन होता है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन जब भारत का वायसराय था तो उसने कहा कि बंगाल का पार्टीशन करें। और बंगाल का पार्टीशन इसलिए वो करना चाहते थे, ठीक है, ताकि हिंदू मुस्लिम में एकता ना रह सके, ठीक है, और देश को तोड़ा जा सके। इस बात को लेकर के इंडिया में तीन जो लीडर थे, लाल, बाल और पाल, ठीक है, इन तीनों ने मिल करके पूरा एक देशव्यापी, मतलब नेशन वाइड एक आंदोलन छेड़ा, जिसको कि स्वदेशी मूवमेंट इंग्लिश में या स्वदेशी आंदोलन हिंदी में कहते हैं। दोनों का एक ही नाम। लाल, बाल और पाल का नाम बताओ सब। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। गुड। ये वोट लिख के क्या बजा, पागल है क्या ये लड़का? एक सेकंड। ग्रुप पे लिंक भेजा नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, ग्रुप पे लिंक नहीं भेजा मैंने, सॉरी, मैंने सोचा। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ और स्वदेशी मूवमेंट में इनका मेन योगदान था। स्वदेशी मूवमेंट आखिर था क्या? सोनी तुम समझाओ, स्वदेशी मूवमेंट में लोग क्या कर रहे थे? स्वदेशी मतलब कि जो देश की चीजें हैं वही इस्तेमाल करेंगे। हमारे देश में जो देश के बुनकर या कारीगर है जो कपड़े बनाते हैं वही इस्तेमाल करेंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, है ना, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, एनी टाइप ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है। देखिए, बांग्लादेश की कैपिटल आपको पता ही है कहाँ है, ढाका, ठीक है। तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग, जिस तरह कांग्रेस एक इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी, बेटे मास्क पर ऊपर करो, उसी तरह मुस्लिम लोगों ने अपनी एक पार्टी बनाई जिसको कि मुस्लिम लीग कहा जाता है। 1906 में 1906 में ढाका में यह स्थापित हुआ, ठीक है। और इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को या पार्टी को बनाने में जो सपोर्ट कर रहे थे वो थे मुसलमान क्या करूं मैं, ब्रिटिशर्स। ब्रिटेन के जितने भी जो थे वो चाहते थे कि यहाँ पर कांग्रेस के विरोध में भी एक पार्टी खड़ी हो, और इसीलिए उन्हीं की मदद से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, ठीक है। ये कांग्रेस के खिलाफ थी। कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस का जो मेन एम था वो क्या था? मेन एम कंट्री को बेटा एक तरह से, जैसे मैं आपको बताऊं 1929 में, ठीक है, 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर सेशन, लाहौर में मीटिंग जो बुलाई जाती है पाकिस्तान में, जब लाहौर है वहां पे, तो वहां पर सबसे पहली बार कांग्रेस ने कहा, पूर्ण स्वराज की मांग की, कि हमें अब थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, पूरा का पूरा ब्रिटिशर को देश छोड़ के जाना पड़ेगा और सारा का सारा शासन हम खुद चलेंगे। इससे पहले तक कांग्रेस अपनी छोटे मोटे डिमांड को लेकर के बात करती रहती थी। समझ में आ रहा है आपको बात? देखिए, छोटी मोटी डिमांड जैसे कि जो टैक्स हमारे हैं, किस कांग्रेस मतलब क्या, वो टैक्स वगैरह पे करते हैं। टैक्स हो गया। उसके बाद मैंने कल आपको समझाया भी था, सिविल सर्विसेज की डिमांड की, उसमें इंडिया के लोग ज्यादा पार्टिसिपेट होने चाहिए। उसके बाद एजुकेशन को लेकर के कहते थे, तो ये जिसकी महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने फिर कांग्रेस क्यों यूज करी? मतलब ये तो अंग्रेजों ना। फिर से नहीं नहीं नहीं, वो एक इनडायरेक्टली थी, अप्रत्यक्ष रूप से। कांग्रेस की जब स्थापना शुरुआती दौर में हुई 1885 में, तब तो वो बात तो करते थे इंडिया वालों की, क्योंकि उसके लोग तो इंडियन थे,
लेकिन कांग्रेस को इसलिए बनाया गया था, अंग्रेजों ने इसलिए उसको सपोर्ट किया था, बनने दिया था। वो सोचते थे कि आम जनता अपनी बात इनको कहेंगे और ये तो मिडिल क्लास है, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको हम लोग समझा बुझा लेंगे, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन बाद में जाकर के उन लोगों ने समझा, अंग्रेजों की ये साजिश समझ ली और वो बिल्कुल भारतीयों की ही बात कर रहे हैं, समझ रहे ना। The League supported the partition of Bengal. It desired separate. चलो देखो, it desired separate. देखो, लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो मुस्लिम लीग थी वो पाकिस्तान सॉरी बंगाल के बंटवारे को सपोर्ट कर रही थी। वो कहती थी ये अच्छा हो रहा है, ठीक है। और क्यों? इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, अ डिमांड conceded by the government in 1909. Some seats in the councils were now reserved for Muslim who would be elected by Muslim voters. ठीक है। These tempted politicians to gather a following by disturbing favors of their own religious groups. देखिए, इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका मतलब ये था कि जो जिस भी जाति के थे, भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो ये फूट डाली गई, लड़ाई झगड़े का जो कारण बना, ये जो दंगे आप देखते हैं बाद में भी, और जो इसी नफरत के कारण भारत और पाकिस्तान दो देश बन गया, इसका सबसे बड़ा कारण ये था। देखिए, भारत में उस समय, ठीक है, वायसराय लॉर्ड वेवेल था, वेवेल। और वहां पर ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड सर, हाँ बोल बेटा। ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर था वो था मैकडोनाल्ड, ठीक है। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड था और यहाँ का जो वायसराय था लॉर्ड वेवेल, उन सबों ने एक चाल चली। और वो चाल क्या था कि सर आप बेटे आपकी आवाज रुक रुक क्या आ रही है, सुनाई नहीं पड़ी मुझे। चलो, तो यहाँ के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल थे, इन लोगों ने सोचा कि भारत में ये जो हिंदू मुस्लिम की एकता है इसको तोड़ा जाए। उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम लोगों को रिजर्वेशन दे दिया जाए। जैसे भारत में भारत के जितने भी सीट होंगे ना, जो इलेक्शन कराए जाएंगे, उसमें कुछ सीट मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दिए जाएंगे। अब वहां पर जो लोग वोट करेंगे, मुस्लिम जब वोट करेंगे तो वहां कोई हिंदू नहीं खड़ा हो सकता, वो मुस्लिम के लिए ही रिजर्व हो गया। बात समझ में आ गई है? तो इस तरह से अब देखो, एक और नाम है सर सैयद अहमद खान। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सुना होगा या सुना हो। भारत में जिस तरह जेएनयू, डीयू, आप बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं ना, उसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में दिल्ली से थोड़ी दूर जाएंगे तो अलीगढ़ स्टेशन आता है, वहां पर ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है मुस्लिम के नाम से। अंग्रेजों ने मुसलमानों को ये समझाया कि अगर हिंदुओं का राज आ जाएगा तो तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाएगा। कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों के साथ भेदभाव करेगी अगर आजादी मिल भी गई तो इसी सब के चक्कर में मुस्लिम सब डिस्ट्रैक्ट हो गए और वो लोग अंग्रेजों के कहने पर मुस्लिम लीग बना लिया। मुस्लिमों को ज्यादा सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे लालच दिए, जैसे कि आपको अलग सीट का रिजर्वेशन दे देंगे, है ना, उस सीट पे आप ही खड़े होंगे, इस तरह के। लेकिन भारत में ये सोचा गया कि अगर मुसलमानों को ये रिजर्वेशन मिल गया, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि उसके बाद सिख को भी ये रिजर्वेशन दे दिया कुछ सीट का, उसके बाद दलितों को भी, भारत में जो नीची जाति के लोग थे तो भीमराव अंबेडकर को भी बुलाया गया, कहा कि ठीक है तुम्हें भी हम दे देंगे। तो महात्मा गांधी इस बात पे दुखी हो गए या गुस्सा हो गए कि जब तुम हमारे हिंदुस्तान में से मुस्लिमों को अलग कर ही दिए, सिखों को भी अलग कर दिया, उसके बाद हिंदुओं के अंदर से दलितों को भी अलग कर दिया, तो फिर बचा क्या?
ठीक है ना। तो मुस्लिमों का और सिखों का जो रिजर्वेशन मिला था वो तो महात्मा गांधी नहीं वापस कर पाए, क्योंकि मुस्लिम चाहते थे वो ले लिए। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर इस मांग को लेके गए कि दलित सदियों से सताए गए हैं, इनको भी इलेक्शन में अलग रिजर्वेशन होना चाहिए। मतलब मैं आपको रिजर्वेशन समझाता हूं कैसे। मान लीजिए कि 200 टोटल सीट था, ठीक है, जिस पर लोग इलेक्शन में खड़े होते या जीतते। तो उसमें से कहा गया कि भाई 50 या 70 सीट तो मुसलमानों के लिए रिजर्व कर लिया गया, ठीक है। ये सब अंग्रेजों ने नियम बनाया था, ठीक है। ये बहुत समय 1945 की बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या हुआ, कहा गया कि इसमें से 70 सीट, या मैं एक अंदाज से बता रहा हूँ, 60 या 70 सीट हमने क्या किया, 200 में से मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया। तो ये बात तो पक्का हो गया ना कि अब वो उतने तो सीट ही खत्म हो गया। उसके बाद सिखों के लिए 10 या 15 सीट रिजर्व कर दिया। अब कितने बचे, 120 या 25, या मान लो 115 बचे। उसके 115 में कौन कौन आ रहे थे, हिंदू जाति के जितने भी लोग थे, छोटे बड़े जाति सारे। उसके बाद भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भाई हम लोग जो दलित वर्ग है ना, हमको भी अलग से रिजर्वेशन चाहिए। वो चले गए वहां पर लंदन में मिलने के लिए, और वो भी लेकर के आ गए। तो अब दलितों को इसमें से 50 सीट और अलग निकाल के दे दिया गया, अब कुछ बचा ही नहीं। तो महात्मा गांधी बोले कि मुस्लिमों का तो चलो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिखों का भी नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हिंदुओं के अंदर से अगर दलितों को भी निकाल देंगे तो हमारा तो देश ही टूट करके 10 टुकड़ों में बट गया, अब देश में बचा ही क्या। तो महात्मा गांधी ने उसी के लिए आमरण अनशन स्टार्ट किया, ठीक है, 1932 की बात है ये। और तभी, ठीक है, तभी क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ, ठीक है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में महात्मा गांधी ने कहा कि हम अपने अंदर से खुद ही आपको वो सीटें अलग करके दे देंगे, लेकिन आप अलग से सरकार से रिजर्वेशन मत मांगो। तो ये पूना में हुआ था ये समझौता। पुणे जानते हैं ना, जो महाराष्ट्र में। तो पुणे, इसको पूना पैक्ट कहा जाता है या पूना समझौता, जो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। पुणे महाराष्ट्र में। चलो अब थोड़ा और देखें। मीनवाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907। 1907 का साल था, 7 का, 1907 का। इसमें कांग्रेस में बंटवारा हो गया। कांग्रेस में मैंने बोला ना कि दो तरह के सोच वाले लोग अब हो चुके थे। एक कौन थे, जो कि थे मॉडरेट, जो केवल एप्लीकेशन दे करके भिक्षावृत्ति करके अपना वो बात मनवाना चाहते थे। और दूसरे कौन थे, जो अपना हक दिखा के अपना अधिकार लेते। जी, रेडिकल्स, जो मतलब कि अपनी बात को मजबूती से रखना जानते थे। तो 1907 में इसी बात, रेडिकल्स और मॉडरेट के बीच में किसी मुद्दे पर लड़ाई हो गई। और वो क्या मुद्दा था मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस में, कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के अंदर ही, मतलब सारे लोग थे, उसके कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े लीडर थे, ठीक है। अब कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग कहते थे कि जो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था बंगाल विभाजन को लेकर के, ये शांतिपूर्वक होना चाहिए, इसमें कोई भी तरह का मारपीट या ज्यादा उग्र व्यवहार ये सब हमें नहीं करना है, ठीक है। और जबकि लिबरल्स कहते थे कि नहीं नहीं, हमें अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए। इस बात को लेकर लड़ाई हो गई। और 1907 में ये जो कांग्रेस का सेशन हुआ था या अधिवेशन हुआ था, मीटिंग बुलाई गई थी, ये गुजरात के शहर सूरत में हुआ था। इसको सूरत अधिवेशन कहते हैं या सूरत सेशन, ठीक है ना। तो वहीं पर क्या हुआ कि बंटवारा हो गया। अब जो लिबरल्स थे वो अलग हो गए टूट के कि हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, और रेडिकल्स अपना अलग करने लगे काम, ठीक है। रेडिकल्स और लिबरल्स, ठीक है। मॉडरेट, सॉरी मॉडरेट्स एक्चुअली है ना, 3 कॉन्सेप्ट आता है 9th में, लिबरल, मॉडरेट्स, रेडिकल्स। रेडिकल्स का रहने दो। तो क्लियर हो गया, लिबरल वो थे जो अपनी बात को मजबूती से रखना चाहते थे, रेडिकल थे। और जो मॉडरेट थे वो अपनी बातों को किसी भी तरह माने शांतिपूर्वक रखना चाहते थे। लिबरल मतलब बीच का होता है, ठीक है ना। बीच का मतलब कि वो चीजों को चेंज करना चाहता है। मैं बताता हूँ, जो भी व्यवस्था पहले से चलती आ रही है उसमें परिवर्तन या चेंज लेके आना चाहता है, उसको लिबरल कहते हैं। उसमें कंफ्यूज मत हो। अब देखो, द मॉडरेट वर अपोज टू द यूज ऑफ बायकट।
इसमें कहा गया था ना कि स्वदेशी आंदोलन जो चलेगा मूवमेंट, उसमें जो भी विदेशी कपड़े होंगे या जो भी चीजें हम उसका बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हाँ, उसको नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ मॉडरेट कर रहे थे कि नहीं हम बाइकआउट नहीं करेंगे, ये चीज ठीक नहीं है, नहीं तो सरकार हमसे गुस्सा हो जाएगी। दे फेल दैट इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स, हो सकता है कि इसमें सरकार फोर्स इस्तेमाल करे, हम पे ताकत लगाने लगे, हमें दबा दे। आफ्टर द स्प्लिट द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट विद तिलक फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो तिलक आपको पता है ना, बाल गंगाधर तिलक क्या थे, मॉडरेट थे या लिबरल थे? बाल गंगाधर तिलक लिबरल थे, रेडिकल्स थे, ठीक है। तो ये कहते कि ठीक है हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, और इनके जो फॉलोअर थे वो अलग से काम करने लगे, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1915, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से ही और इन्हीं के क्या कहते हैं आगे बढ़ के काम करने के कारण 1915 में 1907 में जो कांग्रेस का ये टूट हुआ था या जो इसमें विभाजन हुआ था, वो 1915 में 1915 में लखनऊ में जो कांग्रेस का सेशन हुआ, ठीक है ना, कांग्रेस अधिवेशन या कांग्रेस सेशन। महात्मा गांधी कैसी की तैसी, बाद में करो ना महात्मा गांधी को, वो भी आया कहाँ है बता। अभी मत बोलो ना, कंफ्यूज मत करो, अभी मत पूछो, मैं अभी मत पूछो। आए कब थे भाई? मैं जब कांग्रेस की बात कर रहा हूं तो महात्मा गांधी क्या घुसेड़ दिया बीच में तुमने? महात्मा गांधी कांग्रेस में है ही नहीं अभी। अरे 1915 में आए थे तो यहाँ पर थोड़ी आए थे लखनऊ में वो, उसके बाद तो एक साल तक वो क्या कहते छाता लेके घूमते रहे। 1917 में पहला उन्होंने सत्याग्रह किया, तब तो आए ना लाइन में, उसकी बात ही नहीं हो रही अभी। आप ये ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कांग्रेस का कब टूट गया, कांग्रेस कब टूटी? 1907 में सूरत सेशन में, और 1915 में जो लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ सेशन हुआ, वहां पर फिर दोनों एक साथ जुड़ गए, मॉडरेट और रेडिकल दोनों एक साथ मिलकर अब काम करने को तैयार हो गए। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। महात्मा गांधी आएंगे ना, पूरा महात्मा गांधी पे चैप्टर है, पूरा क्या चिंता करें। क्लियर है? यहां तक समझ में आएगा आप लोगों को? Next year, the Congress and the Muslim League signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for representative government in the country. मैंने आपको बताया था, चलो तो ठीक है, कोई भी बच्चा ये बता दो कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1897। अब फोन से देखेंगे तो बताइए देगा कोई? 1906 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? विभाजन मतलब डिवाइड, डिवीजन। हाँ, और फिर रीयूनाइट कब हो गए दोनों? 1915 में। गुड, शाबाश। मुस्लिम लीग ने 1916 में, 1915 के जस्ट एक साल बाद 1915 के बाद 1916 में, इसको कहते हैं लीग समझौता। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एक समझौता होता है। वो समझौता क्या था कि अब हम लोग जो सरकार आगे बनाएंगे इलेक्शन के बाद, तो इस पूरे देश के शासन को मिलके एक साथ चलाएंगे, ठीक है। तो उसी को लीग समझौता या लीग पैक्ट कहा जाता है। और इसमें ये डिसाइड किया गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलके काम करें। प्रपोजल किसका था? ये बेटा लियाकत अली, जो एक वहां के मुस्लिम लीग के थे, ये दोनों लोगों ने मिलके किया था। दोनों लोगों के लीडरों ने, दोनों पार्टियों के लीडरों ने सोचा कि हम लोग मिलके ही सरकार चला सकते हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए, बताएंगे। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, ये जैसे अभी तो यहां तक 1915 1917 तक आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सबसे ये पूरे देश में जो क्रांति होनी थी, पूरे देश के लोग एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएं, ये मूवमेंट कब से और कैसे स्टार्ट हुआ? जी देखो, बस एक मिनट दीजिए मेरे को, कोई कॉन्सेप्ट कहीं मेरे से छूट ना जाए।
मैंने कहा नहीं महात्मा गांधी पे चैप्टर, द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी पूरा आएगा ही। देखिए हुआ क्या, जब खत्म ही हो गया सर जी, आपने बुक नहीं भेजी थी। किसकी बुक बेटा? इंग्लिश की पूरी बुक। इंग्लिश किसकी? बेटे तूने इतना मतलब कि खराब, चलो हम लोग चैप्टर करें, ऐसे मत करो, पागल है वो उधर, क्या वो ऐसी है, खोपड़ी सटकी इनकी, नट ढीले हैं खोपड़ी के। जी बिल्कुल, या ऑल नट्स आर टाइट। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। देखिए क्या हुआ 1914 में, 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जो भी अंग्रेजों को सैनिक की सप्लाई थी या राशन की सप्लाई, फूड की सप्लाई जो भी थी, वो सारा का सारा वो सोचते थे कि भारत से ही, ठीक है। और इस कारण से क्या हुआ, भारत में जो भी प्रोडक्शन था वो ज्यादा से ज्यादा ब्रिटेन भेज दिया गया। यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगाई होगी, जब चीजें यहाँ से सारी विदेशों को सप्लाई कर दी गई, यहाँ खुद ही कमी हो गई खाने की, जो चीजें थी बहुत महंगी होगी, लोग भूखे मरने लगे पहली बार। तो इसमें जनता को ऐसा समझ में आया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, ये हमारे अधिकारों को छीन के अंग्रेजों को दिया जा रहा है, तो इसलिए वो लोग भी इसके खिलाफ होने लगे। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। अब देखो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, इसी दौर में द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का अभ्युदय, महात्मा गांधी सामने आते हैं राजनीति में। देखो यहाँ एक तस्वीर है, इसमें महात्मा गांधी आपको दिख रहे होंगे, ये रहे, मैं सर्कल बना दूं महात्मा गांधी के ऊपर, एक सेकंड, नेट स्लो है। चला गया सर। हेलो, हाँ बेटा, ठीक है बेटा, ठीक हो जाए ना तो रख लियो उसको, ठीक है। कितने पैसे लगे? अरे उसमें कहना ना कि वो मशीन बहुत आवाज करे, वो भी ठीक हो गया क्या? देखो बेटे चलो आगे स्टार्ट करते हैं। 1895 में, in 1895 along with other Indians, Mahatma Gandhi stabilized the Natal Congress to fight against racial discrimination, ठीक है। आपको मैंने ये बताया था कि महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा बहुत, ऐसे तो आप लोगों को बहुत पता होगा। चलो, महात्मा गांधी पढ़ाई के लिए या लॉ के लिए पढ़ने के लिए लंदन गए थे, वहां से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके फिर लौटे गुजरात। लॉ लॉ की पढ़ाई करके वो जब इंडिया लौटे तो उनको अब्दुल्ला, एक साउथ अफ्रीका में अब्दुल्ला नाम के लकड़ी के कारोबारी थे, उनका केस लड़ने का
इनविटेशन मिला कि आप आओ केस लड़ो, तो ये वहां पे गए और वहां पे कितना इनके साथ अपमान उपान हो आप लोग को पता है। तो 46 साल की उम्र में, 46 ईयर की उम्र में, ठीक है, गांधी जी एज 46 अराइव्ड इन इंडिया इन 1915। तो महात्मा गांधी जब वहां से इंडिया लौट के आए तब उनकी उम्र 46 साल थी। वहां पर साउथ अफ्रीका के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमको करना नहीं है। तो साउथ अफ्रीका में बहुत कुछ किया उन्होंने। वहां से 1915 में वो यहाँ लौट के आए। महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल मास्टर थे, राजनीतिक गुरु थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका भी गए थे महात्मा गांधी के पास उनको यहाँ बुलाने के लिए, और उन्होंने कहा कि आपने साउथ अफ्रीका में तो इतना काम किया, आपको इंडिया भी आना चाहिए। अपने देश में खुद भारत माँ गुलाम है और आप यहाँ काम करें, वहां भी आपकी जरूरत है। तो आए, उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए, क्योंकि भारत के बारे में उनको नॉलेज थी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए, दौरे करने चाहिए, ठीक है। और जब सब जगह घूम लोगे तो आपको खुद ही ग्राउंड रियलिटी या जमीनी हकीकत का पता चल जाएगा। क्योंकि इसी तरह घूम रहे थे, 1915 से 1960 तक घूमते रहे। लखनऊ अधिवेशन 1915 में जो हुआ, उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कलकत्ता सेशन, कांग्रेस का कलकत्ता सेशन हुआ। वहां पर बिहार के चंपारण से, पूर्वी चंपारण से रामचंद्र शुक्ल नाम के एक स्कूल टीचर थे। किसी किसी बुक में लिखा है कि एक फार्मर थे। वो वहां महात्मा गांधी से मिलते हैं और महात्मा गांधी को कहते हैं कि आपको चंपारण आना चाहिए और वहां पे नील सत्याग्रह, या नील का जो इंडिगो की जो भी खेती करते हैं उन किसानों की मदद करनी चाहिए, उनका आंदोलन आगे लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, तो इस कारण से महात्मा गांधी कहे कि ठीक है हम आएंगे। फिर दोबारा 1917 में वो यहाँ पर आते हैं चंपारण में, और चंपारण में ही सबसे पहले वो सत्याग्रह का प्रारंभ करते हैं। इंडिगो क्या था, इंडिगो का किस तरह होता था, वो सब मैं आपको बता दूं। इसमें बहुत कम लिखा हुआ है लेकिन फिर भी दिखाते हैं। 1917 में जब महात्मा, ये नील सत्याग्रह अच्छे से पता है आप लोग को? ठीक है, सुनो फिर। 1917 में महात्मा गांधी जब पूर्वी चंपारण आते हैं तो यहाँ पे इंडिगो की खेती करने वाले किसानों की एक समस्या थी। उस सिस्टम को कहते थे 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम का मतलब ये हुआ, बिहार में जो 1 बीघा जमीन होती है वो 20 कट्ठों में बटी होती है। तो 20 कट्ठों में से 3 कट्ठों पर आपको मजबूरी होती थी कि आपको नील की ही खेती करनी पड़े। ठीक है जी। तो इसी सिस्टम को महात्मा गांधी ने लड़के खत्म किया और ये पहला सत्याग्रह था जिसमें उनकी सफलता मिली। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है, इसमें भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने। ये अकेले थे उसमें मतलब? किस सत्याग्रह में? नहीं नहीं, नील सत्याग्रह जो नील आंदोलन था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जिसको कहते हैं, इसमें महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद और ऐसे कम से कम 7 से 8 बड़े बड़े लीडर थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का नाम आप लोग जानते हैं इसलिए उनका नाम मैंने बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेड़ा और बारदोली का जो आंदोलन था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम सुना ही आप लोगों ने, तो उनको वो ज्यादा आगे आए, उन्होंने ज्यादा काम किया इसमें, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, और 1918 में अहमदाबाद में मिल वर्कर थे। मैं वो आंदोलन भी बता दूं, महात्मा गांधी के लिए रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि किस आंदोलन में या किस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने सबसे पहले आमरण अनशन, है ना, या फास्ट किया था, मतलब कि जब तक जिएंगे, मर नहीं जाते तब तक फास्ट करेंगे। ये अहमदाबाद में था 1918 में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। वहां पर क्या था कि जो मिल मालिक थे, कपड़ा मिल के जो मालिक होते हैं, मतलब भूखे रहेंगे, फास्ट करेंगे। इससे क्या होगा? इससे दबाव पड़ेगा, हमारी बात सुनी जाएगी और क्या। पर रहे तो नहीं होंगे? बिल्कुल रहे थे, 20-22 दिनों तक रहे थे। सुनिए ना मेरी बात। तो महात्मा गांधी ने ये वहां पर क्या था, देखो, प्लेग बोनस मिलता था। ठीक है, वहां के मजदूरों ने क्या किया कि जब प्लेग फैला हुआ था पूरे इंडिया में, तो जो भी मिल में मजदूर काम करते थे ना, उनको सैलरी के साथ साथ कुछ रुपए और एक्स्ट्रा मिलते थे कि अगर घर में परिवार में किसी को बीमारी हो रखी है तो उसको मदद हो जाएगा। आगे जाके क्या हुआ कि प्लेग खत्म हो गया तो
बोनस खत्म कर दिया कंपनी ने कि केवल अपनी सैलरी लो, आप लेगी नहीं तो बोनस किस चीज का। लेकिन मजदूर कहते थे कि वो बोनस जारी रहना चाहिए। उनका ये लॉजिक था कि बेशक प्लेग खत्म हो गया है लेकिन आपने सैलरी तो कभी बढ़ाई नहीं, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है इसको एक तरह से इंक्रीमेंट या सैलरी में बढ़ोतरी के रूप में देखा जाएगा, आपको देना चाहिए। और मिल मालिक कर रहे थे कि नहीं हम नहीं देंगे, इसी बात पे वो हड़ताल कर रहे थे। तो इसके लिए महात्मा गांधी को बुलाया गया आंदोलन के लिए और उन्होंने बीच में बचाव में बात की। फिर भी महात्मा गांधी की बात जब मिल मालिक नहीं माने तो इन्होंने क्या किया, ये भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी, आमरण अनशन जिसको कहते हैं। उसके बाद मिल मालिकों को मजबूर होकर मानना पड़ा, ठीक है, और ये आंदोलन समाप्त हुआ। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में रॉलेट नाम के एक मंत्री थे, इधर ला,